हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल आईज अकेडमी। अनस्टॉपेबल आईज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एंड इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस्ट कैसे होता है और इसका कंजर्वेशन करने के लिए कौन कौन से ऐसे काम किए जा सकते हैं, या गवर्नमेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से ऐसे वर्क कर रही है, मैप प्रोग्राम को क्या है, ये सब हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हम कंप्लीट इन्वायरमेंट की कोर्सेज कर रहे हैं। अगर आप इससे नहीं देखे हैं, इसके पुराने लेक्चर को आपने नहीं लिया है, तो आप इसके पुराने लेक्चर को भी देख सकते हैं। कंप्लीट इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्लासेस हम देख रहे हैं, शंकर आइस महोदय सर की है एंड ये यूपीएससी सीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी कैसे किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एंड देन उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, इसके लॉस्ट कैसे होते हैं, फिर इसको कंजर्व कैसे करना है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आप अनस्टॉपेबल आईज अकेडमी पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस डिफिनेशन को आप पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो मेरा सबसे सिंपल जो मैंने इस पर डिफिनेशन दे रखा है वो ये है कि वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट होता है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। स्पीसीज हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब डाइवर्सिटी ही तो दर्शा रहा है। जैसे कि ह्यूमंस, स्पीसीज, सब कुछ आपको दिख रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग, प्लांट, एनिमल्स, ये सब आपको दिख रहा है। ये सब क्या है, वेरिएशन है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ का, ठीक है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल होता है वो 3 लेवल होता है, ठीक है। देयर आर 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3 लेवल में होता है बायोडाइवर्सिटी। ये पहला होता है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा होता है आपका स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और तीसरा होता है आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ओके। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में बस आप इतना जानिए, ठीक है। इससे आप पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, समझ में आएगा आपको, ठीक है। वेरिएशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरिएशन इन जेनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को याद रखनी है वो ये रखनी है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर में आपका वेरिएशन देखने को मिलता है सेम स्पीसीज के बीच में, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस, सभी ह्यूमन तो एक जैसे ही हैं, सब तो मानव ही हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होगा, जो जेनेटिक बॉन्ड होगा वो अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन के बीच में वेरिएशन पाया जाता है। तो इस तरह से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में वेरिएशन जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से वेरिएशन अगर आया है तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे, ओके। जैसे कि आप जेनेटिक डाइवर्सिटी गिव अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, रोज़, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, ओके। अब हम देखने वाले हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी में आखिर क्या चीज़ का वेरिएशन होता है। तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटीज में क्या होता है कि वेरिएशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरिएशन द स्पीसीज के बीच में जो वेरिएशन होता है, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरिएशन बिटवीन द स्पीसीज, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्पीसीज के बीच में वेरिएशन होता है, उसी को हम स्पीसीज वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमन का स्पीसीज, उसके बाद आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद प्लांट, ये सब क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज है, इसके बारे में कहता है, ओके। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें यह क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स आता है। हैबिटाट एक फैक्टर्स होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फैक्टर होता है। हैबिटाट क्या होता है, क्यूमुलेटिव फैक्टर होता है, जैसे क्लाइमेट, वेजिटेशन, ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद बात करता है कि चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। और ये क्या होता है, इस स्पीसीज एडॉप्ट इटसेल्फ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन को आप ज़्यादा टेम्परेचर में डाल दोगे, अगर 50 डिग्री टेम्परेचर में आपको डाल दिया जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उसी तरह से कोई ऐसा प्लांट होगा जिसको -10 डिग्री पे भी रख दोगे तो वो सर्वाइव कर लेगा। जैसे कि आप जो स्नोफॉल वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो प्लांट होते हैं वहाँ पे वही प्लांट सर्वाइव करेंगे, उसे आप ट्रॉपिकल रीजन में लाएंगे। कहने का मतलब इतना है कि अगर ट्रॉपिकल रीजन के स्पीसीज़ को आप
टेम्परेट रीजन में ले जाएंगे तो वहाँ पे सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो टेम्परेट रीजन का जो स्पीसीज़ है, ठीक है, उसको ट्रॉपिकल रीजन में लाएंगे तो उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो ये सब क्या है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसमें क्लाइमेट, वेजिटेशन, जियोग्राफी वगैरह ये सब सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। ओके एवरीवन। देन उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो इसको मेजरमेंट करने के लिए दो तरीका है। पहला है आपका स्पीसीज के रिचनेस के अकॉर्डिंग एंड दूसरा है आपका स्पीसीज के इवेंटनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूपीएससी में जहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आया है वो है आपका यूपीएससी में जो आया है वो स्पीसीज रिचनेस की तरफ से आया है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज मेजर इन द टर्म ऑफ द स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। स्पीसीज के रिचनेस के अकॉर्डिंग हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको हम तीन तरह से करते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो बताया उसको आप रिवीजन कीजिए। बायोडाइवर्सिटी के लेवल के बारे में बात किया। बायोडाइवर्सिटी के लेवल में हमने देखा जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जीन में प्रॉब्लम जीन में डाइवर्सिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। स्पीसीज वाले में देखा कि स्पीसीज के बीच में वेरिएशन हो रहा है जिसकी वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी हो रहा है। एंड इसको इकोलॉजिकल फैक्टर्स जहाँ पे मायने रखता है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स जहाँ पे मायने रखता है वो हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है। देन अब हम उसी तरह से ये देख रहे हैं, कि अब इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट दो तरीके से किया जाता है, स्पीसीज के रिचनेस के अकॉर्डिंग और स्पीसीज के इवेंटनेस के अकॉर्डिंग। रिचनेस में क्या है कि इसको तीन तरीके से बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा में। अल्फा में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज देखेंगे, ठीक है, विद इन द सेम इकोसिस्टम, एक ही इकोसिस्टम। जैसे कि आपका फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो सकता है, लैंड मास आपका दूसरा इकोसिस्टम हो सकता है, वाटर बॉडीज आपका तीसरा इकोसिस्टम हो सकता है, वेटलैंड अलग इकोसिस्टम हो सकता है, मैराइन लाइफ अलग इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सेम इकोसिस्टम होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोरल रीफ का अपना एक वो क्या कहते हैं इकोसिस्टम अलग ही है, ठीक है। अब कोरल रीफ को आप पृथ्वी पर ला करके रख दोगे और यहाँ पे सोचोगे कि वो हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी फैक्टर्स, तो सेम इकोसिस्टम में जो स्पीसीज पाया जाता है यानी कि उसकी संख्या जितनी भी होगी उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी कहेंगे। ओके एवरीवन। अब बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा? तो इसमें वेरिएशन देखा जाएगा किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में वेरिएशन देखा जाता है किसकी वजह से, वेरिएशन बिटवीन द इको सिस्टम, ठीक है, वेरिएशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जहाँ पे होगा वो अल्फा होगा, और वेरिएशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इकोसिस्टम वो आपका बीटा हो जाएगा। और गामा में क्या होगा कि मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम, ठीक है, विद इन द रीजन। मतलब कि एक ही रीजन में डिफरेंट इकोसिस्टम है और उसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है वो आपका गामा डाइवर्सिटी कहलाता है। तो एवरीवन क्लियर हुआ आप सभी को? तो एक बार देख ले क्या क्या हम लोगों ने अभी तक कर लिया। तो हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में देख लिया। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवेंटनेस के बारे में देखा। उसके बाद अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी के बारे में जाना, ठीक है एवरीवन। अब हम देखने वाले हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बींग को वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, नंबर्स ऑफ नेचुरल सर्विसेज, ठीक है, अ नंबर ऑफ नेचुरल सर्विसेज जो ह्यूमंस को प्रोवाइड करवाती है। तो इको सिस्टम सर्विस, पहला तो आपका इको सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ओके एवरीवन। तो ये जो सर्विसेज देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटीज़ की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। अब उसमें हम देखेंगे आपका इकोसिस्टम सर्विसेज थी, ठीक है, बायोलॉजिकल सर्विसेज, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे सोशल सर्विसेज। तो अब आइए देखते हैं एक एक करके। इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज का प्रोटेक्शन करता है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल वाटर के मेंटेन करना होता है ये उसमें मदद करता है। फिर सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है एंड उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है वो भी करता है। देन न्यूट्रिएंट स्टोरेज का भी काम करता है एंड रिसाइकल भी करता है। पॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी का काम करता है और मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम का भी काम करता है एंड रिकवरी टू ये सारे वर्क करता है।
तो ये सब क्या है आपका इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक ये दोनों मिक्स करके दे सकता है कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है और बायोलॉजिकल सर्विसेज क्या है, इसके बारे में दे सकता है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल सर्विसेज में क्या है, तो फूड प्रोवाइड करवाना, मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह आपको क्या, ये बायोडाइवर्सिटी से ही सारे प्राप्त होते हैं। फिर से वुड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलते हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं। उसमें ब्रीडिंग स्टॉक, पॉपुलेशन रिजर्व, उसके बाद फ्यूचर प्रोसेस और मेंटल प्लांट्स और मेंटल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ यहाँ पे एग्जिस्टेंस कर पाएगी। पृथ्वी पे जो भी लाइफ है वो रह पाएगा। अगर बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से लॉस्ट होती है तो पृथ्वी पे भी कोई लाइफ नहीं रहेगा। तो इसलिए पर्यावरण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमंस के लिए और एज वेल एज सभी के लिए, ठीक है। जो भी इस पृथ्वी पे जो भी लाइफ प्रेजेंट है, जो अवेलेबल है, जो है, उन सभी के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे सॉइल की बात कर ले, चाहे पॉल्यूशन की बात कर ले, चाहे मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम की बात कर ले, चाहे रिकवरी की बात कर ले, या फूड, मेडिसिनल ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में बात कर ले, या फ्यूचर रिसोर्सेज के बारे में बात कर ले, ब्रीडिंग स्टॉक, पॉपुलेशन के बारे में बात कर ले, कहीं भी जाए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड सोशल क्या है, देखिए रिसर्च, एजुकेशन मॉनिटरिंग का भी काम करता है। टूरिज्म, आजकल आप देख रहे होंगे कि इको टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी फॉरेनर्स होते हैं हमारे इंडिया में आते हैं टूरिज़्म के लिए, ठीक है, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को घूमते हैं। जो भी यहाँ पे आपका नेशनल पार्क्स है, ठीक है, कोरल रीफ वगैरह है, इन सब चीज़ों को देखने आते हैं, तो वो एक पेमेंट करते हैं, ठीक है। वो आते हैं तो यहाँ पे खर्च करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ जीडीपी में भी ग्रोथ होता है, एंड देन नेशन के डेवलपमेंट में भी ग्रोथ होता है। एंड टूरिज़्म, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में, इन सब सारी चीज़ों में भी आपका हेल्प करता है। क्या ये बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉसेज हो रहा है उसके पीछे कौन कौन से कारण है, कौन कौन से रीजन हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हम देखेंगे नेचुरल कॉजेज़ क्या है एंड मैन मेड कॉजेज़ क्या है, यानी कि प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और मानव के द्वारा निर्मित कारण भी हो सकता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, वो जो थ्रेट है वो किससे है, तो मतलब कैसे है, थ्रेट कैसे है, तो वो पहले हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हैबिटेट का लॉसेज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हंटिंग और पोचिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका बायोडाइवर्सिटी के लॉस में, यानी कि थ्रेट में। हंटिंग, जो भी जीव जंतु हैं उसको आप मारते हो, फिर उसको आप बेचते हो, तो इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉसेज होता है। फिर उसके बाद मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव्स, एलियन, जो भी इन्वेसिव, एक्जोटिक, फॉरेन स्पीसीज, जैसे कि आपने सुना होगा कि केरला में फ्लड आया था, तो वहाँ पे फॉरेन स्पीसीज़ का जो प्लांट है ना, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो जो प्लांट्स हैं हमारे जो वाटर रिजर्व है उसको बहुत तेज़ी से नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो यही है, ये सब रीज़न है जिससे बायोडाइवर्सिटी का आपका लॉसेज हो रहा है, तो इसे आप याद रखिएगा। ओके एवरीवन, अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। तो नॉर्मन मेयर नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का कंसेप्ट दिया था 1988 में, ठीक है। इन्होंने कहा कि बायोजियोग्राफिकल रीजन इन विच द हाईली रिच विथ बायोडाइवर्सिटी बट फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो आपको ध्यान देना है, फ्लोरा एंड फौना आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ के जो फ्लोरा और फौना है वो थ्रेट के अंदर है, ठीक है, वो लॉस हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। इसके बारे में इन्होंने बात किया कि ऐसे रीजन को हम हॉट स्पॉट कहेंगे, ठीक है। एंड हॉट स्पॉट किसी भी रीजन को हम कैसे घोषित कर सकते हैं, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई भी ऐसा रीजन जिसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में अगर आप घोषित करते हो, तो कम से कम 2 क्राइटेरिया का मैच करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कि एटलीस्ट 1500 स्पीसीज कम से कम वहाँ पर बचे होने चाहिए, ठीक है, या 0.5, ठीक है, 0.5% होना चाहिए ऑफ द टोटल ऑफ द वेस्कुलर प्लांट मस्ट बी प्रेजेंट एज एंडेमिक, ठीक है, यानी कि या तो 1500 प्लांट वहाँ पे बचा होना चाहिए, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट बचा हुआ रहना चाहिए।
या 0.5% पूरे वर्ल्ड में जो भी वेस्कुलर प्लांट है उसका 0.5% वहाँ पे होना चाहिए। एंड दूसरा जो क्राइटेरिया ये है कि उसका 70% जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो गया हो, ठीक है। यानी कि 1500 एंड 70% नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गया है तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में जान सकते हैं। ओके एवरीवन, तो इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।